हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मौलिक उत्तर का पार्ट 3। जैसे पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 1 भी पढ़ा चुका हूँ। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा आपने तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 को पार्ट 2 को देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो पार्ट 2 में हमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जो हमने पहले पार्ट 2 में पढ़ा, जिससे हमें थोड़ा दिमाग में थोड़ा याद आ जाएगा। जैसे पार्ट 2 में हमने बताया था आपको समता के अधिकार के बारे में। समता का अधिकार क्या था? हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत था। 14 से 18 के अंतर्गत में हमें बताया गया, अनुच्छेद 14 में बताया गया विधि की समझ समानता, मतलब कानून की नजरों में सभी लोग समान होंगे। नंबर 2 दोस्त बताया था आपको अनुच्छेद 15, जिसमें हमने बताया जन्म, लिंग, स्थान आदि विभेद पर रोक होगी। तो जैसा कि आप पहले देखते आए हैं कि इसमें आपको कहा जाता था कि ये छोटी जात का है, जन्म स्थान आदि लिंग संरक्षण पे विवाद पे रोक लगा दी गई है। जन्म पे भी इसको कुछ काफी धारणा चलती थी कि छोटी जात का इसको ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, इसी चीजों पे सारा रोक लगा दिया गया है। अनुच्छेद 16 के बाद, अनुच्छेद 15 के बाद अनुच्छेद 16 बताया था लोक नियोजन में समान अवसर मिलेगा, मतलब किसी को कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सरकारी नौकरी का सभी को समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 में बताया अस्पृश्यता कांड। अस्पृश्यता कांड का मतलब होता है छुआछूत से अंत होगा, छुआछूत का अंत। जैसे छुआछूत की पहले बीमारी थी, अब नहीं होगी कि छुआछूत ये छोटी जात का इसके हमारे साथ रहना अछूत रहेगा, ऐसा कोई अब कहने वाला कोई शब्द नहीं है। बल्कि आज के लोग मानते भी हैं, कुछ परसेंट नहीं, बहुत से लोग अभी तक मान रहे हैं। और नंबर 17 जो हमारा 16 हो गया, 16 के बाद 17 अस्पृश्यता का अंत भी पढ़ा हो गया। 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत भी आपको ठीक है, इसमें सारी उपाधियों के बारे में बताया गया। उसके बाद हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बताया था 1922 के अंतर्गत। 19 में हमने आपको बताया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें उसने कुछ कुल मिला के 6 पॉइंट बताए थे। 6 पॉइंट में बताया था नंबर एक बताया था उससे बोलने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपने अपनी बात कहने की स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है। नंबर 2 बताया था उसको शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार। नंबर 3 हमने आपको बताया था सभा समूह बनाने का अधिकार। नंबर 4 हमने बताया था आपको पूरे भारत में आवागमन करने का अधिकार। और नंबर 5 हमने बताया था पूरे भारत में निवास करने का अधिकार। नंबर 6 हमने बताया था पूरे भारत में कहीं भी रोजगार करने का अधिकार। और ऑब्जेक्शन इसमें एक बताया था हमने जम्मू कश्मीर छोड़ के, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था गिरफ्तारी के संरक्षण में अनुच्छेद जो हमारा था 20 गिरफ्तारी के संरक्षण में, इसमें भी पॉइंट 3 बताए थे। जिसमें इसमें 3 पॉइंट में हमने बताया, पहला पॉइंट जो था हमारा, यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे उसी समय के कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि उसको अगर 2015 में उसने जो अपराध किया है तो अपराध 2015 में किया, उसकी पकड़ जो हो रही है 2017 में हो रही है, उसको पकड़ा जा रहा है 2017 में। तो 2015 में जो सजा थी, अगर इसकी सजा 6 महीने की 2017 में, अगर उसकी सजा 2 साल की, सजा उसी की उसकी पनिशमेंट 2 साल की हो गई है, तो उस पनिशमेंट को 2017 के अनुसार नहीं दिया जाएगा, 2015 के अनुसार ही दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया था इसका पार्ट 2 में हमने बताया था कि यदि यदि कोई कानूनी कानूनी कर्मचारी या पुलिसकर्मी अगर आपको अपनी ही गवाही के लिए उसे मार पीट रहा है तो ये उसके अछूत होगा, मतलब समझ रहे। गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये हमारी स्वतंत्रता है। गवाही के लिए वो हमें जान ये नहीं करेगा कि आप अपनी गवाही खुद दो। और नंबर 3 जो था एक ही अपराध की एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं एक अपराध की आपको इसकी सजा 4 4 बार मिल रही है, ऐसी आपको कोई धारणा नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ये हमने पार्ट 2 में पढ़ा है तो अब आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 3 मौलिक अधिकार का, जिसमें अनुच्छेद अनुच्छेद कितना भी पढ़ा था, हाँ, अनुच्छेद 21 में जो पढ़ाया गया है, बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। जैसे कि दोस्तों ये शब्द जो पढ़ा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन का अधिकार, इस मौलिक अधिकार में हमें जीवन के बारे में बताया गया है। जीवन का अधिकार के बारे में मतलब ये बताया गया कि स्वच्छ वायु लेना हमारा अधिकार है, तथा स्वच्छ जीवन पीना, स्वच्छ पानी पीना भी हमारा अधिकार है, तथा स्वच्छ
स्थान पर रहने का अधिकार है। स्वच्छ स्थान को हम अपना खरीदने का अधिकार, स्वच्छ स्थान को खरीद कर अपनी जगह, मतलब जगह खरीद के अपना मकान बनाने का अधिकार है। स्वच्छ जगह कहीं भी जा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ठीक है। इसमें एक अनुच्छेद 21 ए भी जोड़ा गया है, जो हमारे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें जो जोड़ा गया है संशोधन संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में 21 है, इसको नोट कर लीजिए। ये कब जोड़ा गया? हमारा 86वें संशोधन संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 प्रावधान 21 को जोड़ा गया। 21 अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 में जो हमें जोड़ा गया, जिसका प्रावधान ये बताया गया, इसमें जो बताया गया जीवन के प्रति बताया गया है। इसमें कहा गया है कि छोटे बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, उनको सरकार जो है फ्री निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराएगी। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 जो हमारा गिरफ्तारी के संरक्षण में है, गिरफ्तारी के संरक्षण में। जैसे अनुच्छेद 20 में पढ़ा था हमने, अपराध के संरक्षण में, ठीक है, नंबर। और जो हमें गिरफ्तारी, अब ये पढ़ रहे हैं 22 में। अक्सर कर आप लोग भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में जाने के, एग्जाम हॉल जैसे ही घुसते हैं तो हमारा इतना प्रेशर होता है दिमाग पर कि हम भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 22 में हमने क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 20 में क्या पढ़ा था। अनुच्छेद 20 और 22 को याद करने का एक नंबर, एक बता दो चीज, एक नंबर की चीज, जो कोई भी अपराध करोगे तो उसके पहले क्या होगा, उसके लिए पहले आपको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके लिए पहले आपको, अब पहले तो आप अपराध करोगे ना, अपराध की नंबर एक पहले अपराध होगा, तो अपराध को अगर हम बताएंगे अनुच्छेद 20 में बताया गया है, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं कि पहले आपको गिरफ्तार कर लिया गया बाद में आपके अपराध हुआ आपसे, ऐसा कोई कभी नहीं हो सकता। कि जो व्यक्ति अब पहले अपराध करेगा तब उसके बाद आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही धारणा बना सकते हैं कि आप अपराध पहले पढ़ा, अपराध जो है हमारा अनुच्छेद 20 में पढ़ाया गया है, अनुच्छेद 22 में जो पढ़ाया गया है गिरफ्तारी के बारे में पढ़ा गया है। कि अपराध हमने पहले किया है, गिरफ्तारी बाद को हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जो बताया गया है, इसकी पॉइंट 3 है। पॉइंट 3.1 में बताया गया है, यदि कोई पुलिस कर्मचारी यदि आपको गिरफ्तार करता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उससे अपना कारण पूछ सकते हैं कि सर आपने हमें किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया है। नंबर 1 जो है कारण पूछने का अधिकार। नंबर 1 कारण पूछने का अधिकार। नंबर दो उससे हम ये यदि वह गिरफ्तार कर भी लेता है, गिरफ्तार करने के बाद उस पुलिस कर्मचारी को 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के सम्मुख, दंड अधिकारी मतलब मजिस्ट्रेट के सम्मुख लाना होगा। और इसमें एक प्रावधान भी दिया गया कि इसमें आवागमन का समय ना जोड़ा गया। 24 घंटे के अंदर यदि किसी व्यक्ति को की गिरफ्तारी हो जाती है, तो पुलिसकर्मी 24 घंटे के अंदर नजदीकी
नजदीकी मजिस्ट्रेट ऑफिस न्यायपालिका यानी के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। तथा आवागमन का समय न जोड़ा जाए। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत पॉइंट 2 में जो कहा गया, यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो उस कर्मचारी को जो है ना ये नहीं कर सकता वो 2 दिन के लिए आपको बंद कर दे, 3 दिन के लिए बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वह 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायपालिका मजिस्ट्रेट के ऑफिस में प्रस्तुत करेगा। और इसमें एक प्रावधान दिया गया है कि इसमें आवागमन का समय आपका नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। नंबर 3 जो है हमारा, नंबर 3 में बताया गया है कि जो हमारा गिरफ्तारी वाला बंदा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और अपराधी बन गया है, उस अपराधी को अपने अच्छे सलाहकार चुनने का भी अधिकार है। मतलब ये है मनपसंद सलाहकार चुनने का अधिकार, मनपसंद वकील सलाहकार चुनने का अधिकार, चुनने की स्वतंत्रता। मतलब अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, आपको भी कुछ सलाह चाहिए कि हमने ये अपराध किया है, तो अगर उसकी कुछ सलाह चाहिए तो हम अपने वकील खुद चुन सकते हैं, अच्छे से अच्छे वकील को चुन सकते हैं तथा अपनी जो अपराध किया उसके बारे में बता सकते हैं और उससे कुछ राय मशवरा ले सकते हैं। ये हमारी ये स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें हमारा। ठीक है, ये हम इस काम के लिए स्वतंत्र है, इसमें हमारा कोई भी पुलिसकर्मी हमें रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 22। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 23 और 24 को, जो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये बिगाड़ देते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत मतलब पॉइंट 3 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में दोस्तों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अनुच्छेद 23 से 24 मैंने इसको याद करने की सबसे अच्छी तरीका बताया था। यदि कोई हमसे छोटा है और हम उससे बड़े हैं तभी हम उसका शोषण कर सकते हैं। मतलब कि 2 से 3 बड़ा क्या है, 2 से बड़ा 3 है और 2 से बड़ा 4 है, तो 23 से 24 के अंतर्गत इसको अनुच्छेद को याद कर सकते हैं। और इसको याद भी करना बहुत सरल है। कैसे याद करेंगे, देखिए नंबर 1 जो पॉइंट, इसमें भी 2 दिए गए हैं पॉइंट। नंबर 1 आ गया कि किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते आप, तथा उससे बलात्कार संबंध बलाश्रम नहीं कर सकते, तथा बंधुआ मजदूरी को रोका गया। इसमें जो कहा गया है मानव व्यापार करना भी हमारे ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, मतलब शोषण किया जा रहा है, मानव व्यापार नहीं कर सकते आप, तथा उसका बलाश्रम नहीं कर सकते और उसका बंधुआ मजदूरी नहीं हो सकती। बंधुआ मजदूरी मतलब कि इसको जन्म से ही बंधुआ बना लो, ऐसा ही अधिकार पहले चलता था, अब नहीं होगा ये ऐसा। तो इसमें बताया गया है मानव व्यापार बलाश्रम बंधुआ मजदूरी आदि ये शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत आते हैं, इसका शोषण के विरुद्ध में आते हैं। ठीक है, और नंबर 2 जो है
इसमें नंबर 2 में जो बताया गया है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से, अनुच्छेद 23 से 24 है। अनुच्छेद 23 में बताया गया किसी भी व्यक्ति का मानव व्यापार नहीं कर सकते तथा उससे बलात्श्रम नहीं कर सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 में बताया गया क्या, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करा सकते। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए सरकार जो है काम नहीं करा सकती। सरकार के प्रति दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर ये ऐसा कुछ होता है तो अपनी याचिका या रिट याचिका दे सकता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने में कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए ये कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 को पढ़ते हैं। ये बिगाड़ देते हैं दोस्तों। 2 पॉइंट और रह गए हैं इसमें। अनुच्छेद 4 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमें बताया था ये 25 अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 25 में बताया किसी व्यक्ति को अपना धर्म आचरण करने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को धर्म मानने, किसी व्यक्ति को धर्म मानने, आचरण करने तथा धर्म प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को धर्म मानने, उसका आचरण करने तथा धर्म प्रचार करने का अधिकार है। मतलब ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति है जैसे अपने धर्म के प्रति चल रहा है, जैसे कि आप देखते हैं मोटरसाइकिल में सभी लोग हेलमेट पहन के चलते हैं। अब जो हमारे जो पंजाबी बंदे हैं, जो सिख लोग होते हैं, सिख लोगों के आप देखते हो पग पहने होते हैं। पग पहनना उनका धर्म का अधिकार है, मतलब धार्मिक ग्रंथ है इनका। क्योंकि ये पग जो है ये धार्मिक से जुड़ा हुआ है, तो उनको ये नहीं, कानून कोई पुलिसकर्मी ये नहीं कह सकता कि आप पग उतार के हेलमेट पहनो। तो इसलिए ये उनका धर्म के प्रति उनको विरोध नहीं कर सकते कि आपका ये धर्म ये वहीं तक के रखो, ये ऐसा नहीं है। आपका धर्म हर जगह चलेगा। तो ये धर्म का प्रति आचरण करने का अधिकार है उनको, अपने धर्म के प्रति अपना आचरण करते हैं, इसलिए वो हेलमेट ना पहनकर पग पहनते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 26 जो है, अनुच्छेद 26 में ये देख लो, धर्म के प्रति प्रबंधन का अधिकार। मतलब धर्म कोई कर रहा है, अपने धर्म के प्रति कुछ करना चाहता है, उसके धर्म के प्रति अपना प्रबंधन अच्छे से अच्छा करना चाहता है कि हम धर्म के प्रति जुड़े हैं, तो धर्म के प्रति प्रबंधन करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 26 में कहा गया है। धर्म के प्रति प्रबंधन का अधिकार। धर्म के प्रति कोई भी मतलब कोई भी चीज उपलब्ध कराने का अधिकार भी हमारे अनुच्छेद 26 में कहा गया है। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 27 में कहा गया किसी भी धर्म के प्रति हम अपना जो दान पुण्य करते हैं, तो उसमें जो सरकार जो है इसमें कम से कम टैक्स लेगी तथा उसको दान पुण्य करने से कोई रोक नहीं सकता। तो
अनुच्छेद 27 में धर्म संपोषित करने का अधिकार, धर्म संपोषित करने का अधिकार, अनुच्छेद 28। इनको डाल लूँ दोस्तों इसमें थोड़ी सी। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को धर्म की शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार, अनुच्छेद 28 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को यदि वो धर्म के प्रति अपने धर्म को और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है, वो धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना चाहता है, उसकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है, ये हमारी वो इसमें प्रावधान, वो अपने मंडल में जाकर मतलब आश्रम में जाकर उसकी शिक्षा को पा सकता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को धर्म की शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार जो है अनुच्छेद 28 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं पॉइंट 5 को, जो हमारा शिक्षा से संबंधित है। इसको बिगाड़ देते हैं दोस्तों। अनुच्छेद पॉइंट 5 सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। ये दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। इसमें जो है अल्पसंख्यक जो वर्ग के लोग हैं, जैसे मुस्लिम जाति के लोग हैं, उनके लिए बताया गया है। तो ये जो हमारा ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, इसमें जो बताया गया अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत है। ये कहाँ से कहाँ तक के है, तो अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत, अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24। इसमें आज बताया गया जो अनुच्छेद 23 में बताया गया, इसमें अल्पसंख्यकों के संख्या के विकास करने का अधिकार बताया गया। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के विकास करने का अधिकार, अल्पसंख्यकों वर्ग करके अल्पसंख्यक वर्गों के अल्पसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्गों के अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण का अधिकार। इसमें जो बताया अनुच्छेद 23 में अल्पसंख्यक वर्गों के जो हित होते हैं, उनको हितों का संरक्षण का अधिकार, मतलब उसका विकास करने का अधिकार मिला है इनको। वो अपने प्रति जो है विकास कर सकते हैं, जो जैसे कि वह शिक्षा पा सकते हैं, उनको काफ़ी धन भी दिया जाता है, मतलब कि उनके अल्पसंख्यक के लिए अलग वजीफा जो आता है, वजीफा अल्पसंख्यक वजीफा भी बोलते हैं उसको। अल्पसंख्यक वर्ग का वजीफा जो होता है हम लोगों से अलग आता है। ठीक है, वो थोड़ा नीचे लेवल के होते हैं, जो मतलब कि उनकी जो उनकी मजदूरी जो है दाम कम से कम कमाते हैं, उनके लिए अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। वो अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जैसे कि मुस्लिम जाति के लोग देखते हो ज़्यादातर छोटे ही परिवार में होते हैं और बड़े संख्या में होते हैं, तो वो अल्पसंख्यक के वर्ग में ही आते हैं। और भी चीज़ होती हैं कई, आपको मुझे जितना पता मैं तो बता दे रहा हूँ। और उसके बाद इसमें पॉइंट 24 में जो कहा गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान,
अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्ति को शिक्षा संबंधी प्रावधान तथा उनके संरक्षण। मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो व्यक्ति शिक्षा संबंधी बात करेगी उसके लिए उनको छूट भी दी जाएगी, उसके लिए भी ये उनको संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें जो सारी बातें कही अल्पसंख्यक वर्गों के लिए क्या गया, जो मतलब छोटे परिवार में है और उनकी जो मजदूरी है वो कम से कम है, ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अल्पसंख्यक उनके लिए हितों का संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, उनको विकास करने के लिए सरकार उन्हें छूट देगी तथा उनको कई चीज़ें सरकारी नौकरी में भी छूट मिलती है उनको, और पढ़ने में भी पढ़ाई के वक्त भी उनको वजीफा जैसा वजीफा मिलता है, उनके वजीफा भी दिया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग का वजीफा अच्छा ही मिलता है, हमने देखा है हमारे साथ जो पढ़े हैं लोग, उनको वजीफा बहुत अच्छा मिला है। तो ऐसे जो शब्द आते हैं उनके प्रावधान तथा उनके संरक्षण का अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग में कहा किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अनुच्छेद 6 में जो लास्ट हमारा रह गया है, 6वां शब्द जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 32 में जो बताया गया सारे जो इसमें जो शब्द दिए गए हैं, आपने जो पढ़ा होगा मौलिक अधिकार का शुरू से आखिरी तक के अनुच्छेद उनके जो विस्तृत रूप पढ़े हैं उसके बारे में इसमें आखिरी में ये बताया गया यदि किसी भी शब्द या किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए उसके रिट जारी कर सकते हैं तथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये हमें अधिकार हमसे छीना जा रहा है। तो इसके प्रावधान इसका जो विवरण दिया गया है इसमें बताया गया कि हमारे मौलिक अधिकार के प्रति कोई हनन करता है तो हम अपनी याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि किसी भी कानून का यदि किसी भी अनुच्छेद 32 में बताया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 32 में कहा गया है यदि किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, हनन का मतलब होता है दोस्तों यदि इसको कोई मान्य नहीं करता है, हनन होता है तो हम मौलिक अधिकार के प्रति हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करा सकते हैं। दर्ज कराने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, यदि किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम मौलिक अधिकार के प्रति हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करा सकते हैं। ये हमारे कानून मतलब ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसका हमें मौलिक अधिकार के प्रति ये हमारा हमें जो मौलिक अधिकार मिले उनको ये उनको उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो हम उसके प्रति अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए वह इसमें अपने कर्मचारी से वह उनको उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए उनको अनाउंसमेंट करेगी, मतलब उनको कहेगी, जिससे हमारे ये मौलिक अधिकार को ये हनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे रिट जारी करने का अधिकार जो है हमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज हमने इसके सारे भाग पढ़ लिए हैं, इसमें थोड़ा सा और पढ़ने को है, कुछ शब्द जो हैं जो हमें
और मिलेंगे यदि ऐसा कुछ होता है कि इसमें प्रोफेसर धर्मादेश वगैरह ये पढ़ने में जो पढ़ना है इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और है ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का और होगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं, इसलिए हम आपको यहीं तक रोक रहे हैं। अब जो चौथा पार्ट आएगा इसमें थोड़ा 10 मिनट का वीडियो आएगा, तो उसमें भी आपको हम विस्तृत रूप बता देंगे। इसके बाद हम और भी कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना। ओके, धन्यवाद।